क्लास में अपन बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग की। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग किस प्रकार से होता है, रक्त का थक्का किस प्रकार से जमता है, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रक्त के थक्के जमने में सहायक होते हैं, किस प्रकार से क्या प्रक्रिया होती है। जैसे लास्ट क्लास में हम कंप्लीट बात कर चुके थे किसकी, थ्रोम्बोसाइट की, है ना, उसके स्ट्रक्चर की, उसके आकार आकृति की कंप्लीट बात कर चुके थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग की, रक्त का थक्का बनना। ठीक है, किस प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो सबसे पहला हम यहाँ देखें तो चोट लगने पर घाव से रक्त का बहना, है ना, वो बहने लगता है और कुछ समय के बाद क्या होता है, रक्त का बहना स्वतः ही रुक जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, रक्त का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग। सबसे पहला हम देखें ब्लड क्लॉटिंग होती क्या है। तो चोट लगने पर घाव से रक्त बहने लगता है तथा कुछ समय बाद स्वतः रक्त का बहना बंद हो जाता है, रुक जाता है। इसे रक्त का थक्का बनना कहते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग इसे कहा जाता है। अब हम यहाँ देखें तो ब्लीडिंग टाइम कितना होता है और क्लॉटिंग टाइम कितना होता है। तो ब्लीडिंग टाइम जो है, रक्त का बहना, ठीक है, वो कितना होता है, 1 से 3 मिनट, 1 to 3 मिनट। एंड क्लॉटिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम जो है वो कितना होता है, रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है, 2 से 8 मिनट का टाइम लगता है। और कभी कभी रक्त वाहिनियों में भी रक्त का थक्का बन जाता है, जो कि कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। वैसे तो देखो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण ब्लड की जो कैपिलरीज होती है, ठीक है, उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, लेकिन बाई चांस क्या हो जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, और वो ब्लड की क्लॉटिंग 2 प्रकार से हो सकती है। हम इसमें देखें, कभी कभी रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बन जाता है और ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार। पहला जो क्लॉट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बस क्लॉट। ठीक है, पहला क्लॉट है वो कौन सा है, थ्रोम्बस क्लॉट कहलाता है। और ये क्लॉट जो है वो कैसा होता है, स्थिर थक्का होता है, जो आकार में लगातार बढ़ता जाता है और अंत में रक्त वाहिनियों को क्या करता है, अवरुद्ध कर देता है। ठीक है, और ये जो थक्का है अगर हार्ट की कोरोनरी वाहिनी के अंदर, ठीक है, बनती है तो उसको क्या कहते हैं, कोरोनरी थ्रोम्बस कहा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट अटैक उत्पन्न होता है। ठीक है, थ्रोम्बस क्लॉट। तो ये कैसा होता है, ये स्थिर थक्के होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये जो पेपर हैं आपके, है ना, फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक हर एक पेपर आपका, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो टॉपिक अपना चल रहा है ब्लड वाला, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये थ्रोम्बस क्लॉट जो है वो कैसे होते हैं, स्थिर थक्का होता है और आकार में ये क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है, आकार में लगातार बड़ा होता है और अंत में रक्त वाहिनी को अवरुद्ध कर देता है।
अगर यदि ये थक्का यदि यह थक्का हृदय की कोरोनरी वाहिनी में बनता है, हृदय की कोरोनरी वाहिनी में बने तो इसे कोरोनरी थ्रोम्बस कहते हैं। ठीक है, हृदय की कोरोनरी वाहिनी में बनता है तो इसे क्या कहेंगे, कोरोनरी थ्रोम्बस, और जिसका परिणाम क्या होता है, हार्ट अटैक, जिसका परिणाम हार्ट अटैक होता है। और यदि ये जो थक्का है, ठीक है, वो मस्तिष्क की रक्त वाहिनियों में बने तो इसे क्या कहते हैं, सिफेलिक थ्रोम्बस, और जिसका परिणाम क्या होता है, लकवा। यदि यह थक्का मस्तिष्क की रक्त वाहिनियों में बने तो इसे सेफेलिक थ्रोम्बस कहते हैं। क्या कहेंगे, सिफेलिक थ्रोम्बस कहेंगे। ये तो हमने बात की किसकी, थ्रोम्बस क्लॉट की। कैसे होते हैं ये, स्थिर थक्के होते हैं, आकार में लगातार बड़े होते हैं, अंत में रक्त वाहिनियों को क्या करते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं। जब ये हृदय की कोरोनरी वाहिनी में बने तो इसको क्या कहते हैं, कोरोनरी थ्रोम्बस, और इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, हार्ट अटैक। लेकिन अगर ये मस्तिष्क की रक्त वाहिनियों में बने तो इसे क्या कहते हैं, सिफेलिक थ्रोम्बस, और इसका परिणाम क्या होता है, लकवा, पैरालिसिस। इसका परिणाम लकवा होता है। यहाँ हमने बात की किसकी, थ्रोम्बस क्लॉट की। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरा जो क्लॉट है वो कौन सा है, एम्बोलस क्लॉट। एम्बोलस क्लॉट जो कि कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। यह गतिशील थक्के होते हैं जो रुधिर के साथ साथ क्या होते हैं, प्रवाहित होते रहते हैं और अंत में रक्त में घुल जाते हैं। जो रक्त के साथ बहते हुए अंत में रक्त में घुल जाते हैं। और इसी के साथ साथ हम देखें तो एम्पोलस क्लॉट जो है ना, वो गतिशील होने के कारण थ्रोम्बस की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक हानिकारक होते हैं, है ना। एम्पोलस क्लॉट गतिशील होने के कारण थ्रोम्बस क्लॉट की अपेक्षा अधिक हानिकारक होते हैं। यहाँ हमने बात की कंप्लीट किसकी, ब्लीडिंग टाइम की, क्लॉटिंग टाइम की, थ्रोम्बस क्लॉट की और एम्बोलस क्लॉट की। अब हम बात करते हैं रक्त का थक्का बनने की क्रियाविधि। ठीक है, ब्लड का क्लॉट किस प्रकार से बनता है, रक्त का थक्का बनने की क्रियाविधि।
इसमें अलग अलग जो है क्या है, 3 स्टेप में इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हम देखें तो ये सिद्धांत जो है एंजाइम कैस्केड थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं, और ये सिद्धांत किसने दिया, मैकफार्लेन और इनके को वर्करों ने दिया। और थक्का बनने की क्रियाविधि जो है वो 3 चरणों के अंदर क्या होती है, पूर्ण होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें इसका नाम क्या है, एंजाइम कैस्केड थ्योरी। आपको एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि एंजाइम कैस्केड थ्योरी क्या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। यह सिद्धांत मैकफार्लेन एवं कोवर्कर्स द्वारा दिया गया। मैकफार्लेन एवं कोवर्कर्स द्वारा दिया गया। इसी के साथ साथ इनके अनुसार थक्का बनने की क्रियाविधि 3 चरणों में पूर्ण होती है। इनके अनुसार थक्का बनने की क्रियाविधि 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला जो है ना, पहला स्टेप इसका है थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। दूसरा, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। और थर्ड इसका जो स्टेप है ना, वो कौन सा है, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन। पहला स्टेप कौन सा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन, और तीसरा है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन। अब यहाँ हम पहला स्टेप देखें, थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। सबसे पहले देखें तो चोटग्रस्त उत्तक जो है ना, वो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट्स एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करते हैं, स्रावित करते हैं। दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की उपस्थिति में प्लाज्मा प्रोटीन से सहयोग करके प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, जब ये एंजाइम बन जाते हैं तो ये एंजाइम रक्त में उपस्थित प्रतिस्पंदक जो है हिपेरिन, उसको क्या करते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, एंटी हिपेरिन भी कहा जाता है। किसको, ये जो एंजाइम है ना, इनको क्या कहा जाता है, एंटी हिपेरिन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो क्या होता है, रिलीज होता है। कहाँ से, चोटग्रस्त उत्तकों से। सबसे पहला हम देखें चोटग्रस्त उत्तक, एक्सो थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट्स एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित करते हैं। दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की उपस्थिति में प्लाज्मा से सहयोग करते हैं। दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन
कैल्शियम की उपस्थिति में प्लाज्मा प्रोटीन से सहयोग कर प्रोथ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिनेज एंड थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनाती है। और ये दोनों एंजाइम जो है कौन कौन से, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज और प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज, ये दोनों ही एंजाइम क्या करते हैं, रक्त में उपस्थित प्रतिस्कंदक हिपेरिन को क्या करते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। यह एंजाइम रक्त में उपस्थित प्रतिस्कंदक हिपेरिन को निष्क्रिय कर देते हैं। इसलिए इसे एंटी हिपेरिन भी कहा जाता है। एंटी हिपेरिन किसे कहा जाता है, जो दो एंजाइम बने कौन कौन से, थ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज। अब यहाँ पे हम सेकेंड स्टेप देखें तो वो कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। अब यहाँ देखें तो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो है वो प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देता है, थ्रोम्बिन में बदल देता है। और ये प्रक्रिया भी इसकी उपस्थिति में होती है, कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देते हैं। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में। अब तीसरा जो है स्टेप वो हम यहाँ देखें तो वो कौन सा है, फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन। फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में उपस्थित क्या है, एक प्रकार का घुलनशील प्रोटीन है। थ्रोम्बिन प्रोटीन फाइब्रिनोजन के एकलकों का क्या करता है, बहुलीकरण करके अघुलनशील रेशेदार प्रोटीन फाइब्रिन बनाता है। अब ये जो फाइब्रिन है वो क्या करता है, रेशे, फाइब्रिन के रेशे घाव पर जाल का निर्माण करते हैं जिसमें रक्त कणिकाएं जो है वो अटक जाती है, जिसके कारण रक्त का बहना रुक जाता है। और इसी को हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना। ठीक है, फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में उपस्थित घुलनशील प्रोटीन है।
थ्रोम्बिन प्रोटीन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिनोजन के एकलकों का बहुलीकरण करके बहुलकीकरण कर अघुलनशील रेशेदार प्रोटीन फाइब्रिन बनाता है। ठीक है, जब ये फाइब्रिन बन जाता है तो ये फाइब्रिन रेशे क्या करते हैं, घाव पर जाल का निर्माण करते हैं। ये फाइब्रिन रेशे घाव पर जाल का निर्माण कर देते हैं। जिसमें रक्त कणिकाओं के अटक जाने से रक्त का बहना रुक जाता है। और इसे ही क्या कहते हैं, रक्त का थक्का बनना कहते हैं। इसे रक्त का थक्का बनना कहते हैं। और रक्त का थक्का बनने के बाद थक्के से रक्त का कुछ भाग हल्के पीले रंग के तरल के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है। जैसे हमें कोई चोट लगती है तो हम देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग होने के बाद क्या होता है, कुछ वाइट वाइट जो है पीला हल्के पीले रंग का तरल निकलता है। उस सीरम को क्या कहते हैं, उस मतलब उस द्रव को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। और जिसमें क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है। थक्का बनने के बाद भी थक्के से रक्त का कुछ भाग एक हल्के पीले रंग के तरल में बाहर निकलता है, जिसे सीरम कहते हैं। और इसमें क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है। और यहाँ हम देखें ब्लड और ब्लड सेल्स मिलकर, ठीक है, कार्पोसेल्स जिसको कहते हैं, ये मिलकर क्या बनाती हैं, प्लाज्मा। और प्लाज्मा और फाइब्रिनोजन ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सीरम। और सीरम जो है वो कभी भी जमता नहीं है, इसका क्लॉट जो है वो नहीं बनता है। ठीक है, और अब हम यहाँ देखें तो रक्त स्कंदन कारक, ठीक है, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो कौन कौन से इसमें सहायक होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 13 फैक्टर जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होते हैं। कितने होते हैं, 13। 13 कारक सहायक रक्त स्कंदन में।
और इनको किसके द्वारा, इन कारकों को रोमन संख्या में दर्शाया जाता है। इन कारकों को रोमन संख्या में दर्शाया जाता है। इन कारकों के संश्लेषण जो है वो मुख्यतः कहाँ पे होता है, यकृत में। इनका संश्लेषण मुख्यतः यकृत में होता है। और इन कारकों के संश्लेषण के लिए विटामिन के जो है वो अत्यधिक आवश्यक है। इन कारकों के संश्लेषण में विटामिन के आवश्यक है। सबसे पहला कारक है वो कौन सा है, फर्स्ट फाइब्रिनोजन। ठीक है। दूसरा कारक यहाँ पे है प्रोथ्रोम्बिन। कारक थर्ड जो है, फैक्टर थर्ड, वो कौन सा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। फोर्थ कारक है वो कौन सा है यहाँ पे, कैल्शियम आयन। नेक्स्ट पांचवा कारक जो है, अब ये जो कैल्शियम है, ठीक है, ये स्कंदन के प्रत्येक चरण में सहकारक के रूप में भी क्या काम करता है, काम करता है, सहकारक। प्रत्येक चरण में ये सहकारक के रूप में सहायक होता है एज ए कोफैक्टर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सॉरी अभी आगे हमने देखा था, जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन, वो किसकी प्रेजेंस में होता है, कैल्शियम की प्रेजेंस में। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, पांचवा कारक जो है वो है प्रो एसिलेरिन। प्रो एसिलेरिन। नेक्स्ट छठा कारक है यहाँ पे एसिलेरिन। एसिलेरिन। और इस कारक को अब अमान्य कर दिया गया है। क्या किया गया है, इस कारक को अब अमान्य कर दिया है। नेक्स्ट सातवां कारक है यहाँ पे, वो कारक है प्रो कॉन्वर्टिन। प्रो कॉन्वर्टिन। आठवां फैक्टर जो है वो है AHG। AHG, ठीक है। और इसको कहते हैं एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन। एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन। यह कारक शाही रोग हीमोफीलिया ए में अनुपस्थित होता है। क्या होता है, हीमोफीलिया में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट नौवां कारक जो है यहाँ पे वो है क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर। 10वां कारक यहाँ पे है स्टुअर्ट फैक्टर। नेक्स्ट 11वां कारक है यहाँ पे PTA, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। प्लाज्मा
थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, यह है 11वां फैक्टर। नेक्स्ट 12वां फैक्टर है यहाँ पे हेजमैन फैक्टर। कौन सा है? हेजमैन फैक्टर। और ये हेजमैन फैक्टर क्या करता है? घर्षण से सक्रिय होता है, यह घर्षण से सक्रिय होता है। नेक्स्ट कारक की बात करें हम, तो नेक्स्ट कारक 13वां और लास्ट कारक जो है वो कौन सा है? FSF, फाइब्रिन स्टेलाइजिंग फैक्टर। इस प्रकार से, और इसको कहते हैं लोवन फैक्टर भी कहा जाता है, ठीक है, FSF को। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये 13 फैक्टर हैं जो कि क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में 5वें से लेकर 8वां जो फैक्टर है इसको हम PAPA के नाम से भी जान सकते हैं। कैसे PAPA के नाम से? पापा के नाम से भी इसको हम याद रख सकते हैं। प्रो एसिलेरिन, प्रो कन्वर्टिन और AHG, ठीक है। तो इसको हम चारों को पापा के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो 9वां फैक्टर है, 9वें से लेकर 13 फैक्टर तक हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? चांदनी से पता है फिर, ठीक है। चांदनी से, क्रिसमस, स्टुअर्ट से, है ना, यहाँ पे स्टुअर्ट से, और नेक्स्ट है PTA जो है उसको हम कह सकते हैं पता, और हेजमैन तो है ना, और FSF को फिर। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं इन 13 फैक्टर्स को। तो आज की क्लास में हमने कंप्लीट देखा ब्लड क्लॉटिंग को, है ना, और ब्लड क्लॉटिंग में भी हमने बात की किसकी? ब्लीडिंग टाइम की, क्लॉटिंग टाइम की, और इसी के साथ साथ जो फैक्टर्स हैं, है ना, कौन कौन से, तीन अलग अलग चरणों में हमने देखा। सबसे पहला क्या देखा? थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। थ्रोम्बोप्लास्टिन में क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन किस प्रकार से मुक्त होता है? तो जहाँ पे हमें चोट लगती है वहाँ से एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो क्या होता है? सिक्रेट होता है। और ये दोनों ही कैल्शियम की उपस्थिति में क्या करते हैं? दो प्रकार के एंजाइम का स्त्रवण करते हैं। कौन कौन से? प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज। और ये दोनों ही एंजाइम क्या करते हैं? हिपेरिन को निष्क्रिय कर देते हैं। इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? एंटी हिपेरिन। फिर प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। तो थ्रोम्बोइनेज जो एंजाइम है, ठीक है, वो प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन, कौन सा? थ्रोम्बिन को किस में परिवर्तित करता है? ये प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है, और ये भी किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम के प्रेजेंस के आधार पर। फिर फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन। इस प्रकार से जब फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है तो फाइब्रिन जो है वो कैसा होता है? रेशे समान होता है, और जहाँ पे हमें घाव लगता है वहाँ पे ये जाल के रूप में व्यवस्थित हो जाता है, और रक्त कणिका इसके अंदर क्या होती है? फंस जाती है, जिस कारण से हमारा ब्लड जो है वो उसका क्या होता है? थक्का बनना शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, और ब्लड क्लॉट हो जाता है। और ब्लड क्लॉट होने के बाद भी कुछ तरल जो है, पीले रंग का तरल निकलता है, वो कभी भी क्लॉट नहीं होता, जिसको क्या कहते हैं? हम सीरम कहते हैं, ठीक है। ब्लड कार्पोसल्स और जो ब्लड है ना, वो दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ब्लड कार्पोसल्स और प्लाज्मा, ठीक है, वो प्लाज्मा का निर्माण होता है। प्लाज्मा और फाइब्रिनोजन आपस में मिलकर क्या करते हैं? सीरम का फॉर्मेशन करते हैं। और सीरम कभी भी क्लॉट नहीं होता, और इसके अंदर क्या पाई जाती है? प्रतिरक्षी प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे। थैंक यू सो मच।